बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर आईकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए होगा और ये अकाउंटिंग की बुक चैप्टर नंबर 5 डिप्रिसिएशन के टॉपिक का होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये समझा दूँ, डिप्रिसिएशन का मतलब फिक्स्ड एसेट जो कंपनी के होते हैं लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, उनके वैल्यू में वक्त के साथ साथ कमी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, आहिस्ता आहिस्ता फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में कमी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। जो क्वेश्चन हमारे पास पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सुहेल अफजल की बुक से होगा। अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, a firm purchased a building costing rupees 9 lakh and it is decided to provide a depreciation at 5% per annum on fixed installment method। जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास उसके लिए हमें कह रहे हैं प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फॉर फर्स्ट 5 years। हमें वो कहना ये चाह रहे हैं, एक फर्म, एक कंपनी है जिसने परचेज किया एक बिल्डिंग 9 लाख रुपए की, कॉस्ट उसकी 9 लाख है और कंपनी ने डिसाइड किया है कि हर साल जो इसकी वैल्यू डिप्रिसिएट कम होगी वो 5% पर एनम ईयरली होगी, 5% ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जरिए। और जो बिल्डिंग अकाउंट हमसे वो पूछ रहे हैं वो कितने सालों का? 5 years, 5 साल के लिए। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा क्वेश्चन था। अब सबसे पहले सॉल्यूशन को सॉल्व करने से पहले हम आते हैं मेथड्स पे। स्टूडेंट्स, आईकॉम पार्ट 2 के अकाउंटिंग में हमारे पास डिप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होंगे, जिसके लिए आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। 2 मेथड्स में हमारे पास एक मेथड होगा सोफा मेथड और एक है दूसरा मेथड। स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ इस सोफा मेथड को याद रखना है, दूसरे वाले को आपने इग्नोर कर देना है। लेकिन ये किस तरह याद करना है? सोफा जो मेथड है, ये सोफा मेथड एब्रिविएशन है इन 4 मेथड्स का। S फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, O फॉर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, F फॉर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, A फॉर एवरेज कॉस्ट मेथड। इन 4 मेथड्स में से अगर कोई भी मेथड क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप लोग समझ जाएंगे ये कौन सा मेथड आ गया, सोफा मेथड आ गया। अगर इन 4 में से कोई मेथड का नाम ना आया, इसके अलावा कोई भी मेथड आया, तो आप लोग समझ जाएंगे वो कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है। अब दूसरे मेथड में क्या हो सकते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक्सेट्रा। लेकिन बार बार कह रहा हूं, आप लोगों ने सिर्फ ये सोफा मेथड याद रखना है। सोफा मींस ये 4 मेथड के नाम याद रखने हैं कि एस से क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, ओ से ओरिजिनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी आपने ये फर्स्ट जो इनके वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं और एब्रिविएशन क्या बनेगी? सोफा मेथड। अब इनमें से अगर कोई भी मेथड आ गया तो जब हम अकाउंट बनाएंगे, वो बिल्डिंग अकाउंट हो या मशीनरी या कोई भी, तो यहां ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल वैल्यू एवरी ईयर। यानी कि जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हर साल जो इसकी वैल्यू हम डिप्रिसिएट कम करेंगे वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। अब यहां क्वेश्चन में बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 9 लाख है। तो अब हम हर साल 5 साल तक हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर 5% वैल्यू क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा मेथड आ गया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जो कि यहाँ F फॉर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको मेथड्स की समझ आ गई होगी कि आपने सिर्फ सोफा मेथड को याद रखना है और दूसरे को इग्नोर कर देना है। अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऊपर लिख लेंगे बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद अब हम फॉर्मेट बनाएंगे इसका। सबसे पहले डेट कॉलम, उसके बाद डिटेल्स,
देन आफ्टर रुपीज ये अमाउंट, उसके बाद फिर से डेट, फिर डिटेल्स और उसके बाद फिर से रुपीज। फर्क सिर्फ ये है कि ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और फॉर्मेट क्या है, डेट डिटेल्स रुपीज, डेट डिटेल्स रुपीज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, जब भी हम साल शुरू करेंगे ओपनिंग 1 जनवरी, वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, हमारा जो साल एंड होगा वो क्रेडिट साइड पे होगा। अब हमारे पास वो क्या बता रहे थे कि बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख की, तो हम यहाँ शुरू करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे पास डेट ऑफ परचेज मेंशन नहीं है कि हमने बिल्डिंग कब खरीदी है, जनवरी को, दिसंबर को या किस साल। तो हमारे पास जब ये चीज मेंशन ना हो तो आप लोग सिंपली यहाँ लिख सकते हैं 1 जनवरी, और यहाँ लिख लेंगे कैश अकाउंट डिटेल्स में, और यहाँ 9 लाख। 9 लाख की बिल्डिंग खरीदी, वो हमने रुपीज में लिखा। डिटेल्स में कैश अकाउंट इसलिए लिखा, जो बिल्डिंग हमने खरीदी होगी वो कैश पे खरीदी है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैश अकाउंट, और खुद से लिख लिया 1 जनवरी, बिकॉज डेट ऑफ परचेज हमारे पास मेंशन नहीं है। उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इस तरह होगा कि यहाँ पे आप रुपीज के कॉलम में 2 लाइन लगा लेंगे और उसके अंदर भी 9 लाख लिख लेंगे, और उसी के सामने क्रेडिट साइड पे भी इसी तरह ही आ जाएंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे, 9 लाख। यहाँ आपका साल एंड हो रहा है तो लिखेंगे 31 दिसंबर, और यहाँ आप लिख लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, शॉर्टकट मैंने DEP लिख दी है। डेप्रिसिएशन मींस एंड होना, वैल्यू कम होना, और यहाँ इसलिए क्योंकि साल पूरा हमने उस बिल्डिंग को यूज कर लिए, अब उसके हम वैल्यू क्या करेंगे, डिप्रिसिएट। 9 लाख वैल्यू थी, हम यहाँ लिख लेंगे 9 लाख और मल्टीप्लाई 5% यानी कि 5/100, तो हमारे पास ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 45,000। यानी 9 लाख पे हमने जब 5% लिया, 9 लाख मल्टीप्लाई 5/100, तो इट्स मीन 1 साल के बाद जो उसकी वैल्यू बिल्डिंग की कम होगी वो 45,000 कम हो जाएगी। अब इस 9 लाख में से ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 लाख में जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 8,55,000 वैल्यू बच जाएगी, और इसको हम नाम देंगे बैलेंस C/D, बैलेंस कैरी डाउन। यानी 1 साल बाद हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू बच गई है वो 8,55,000 बच गई है। अब जो बैलेंस C/D है वो नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ हम लिख लेंगे 1 जनवरी, और उस बैलेंस C/D को हम नाम देंगे बैलेंस B/D। बैलेंस आप शॉर्टकट BALB लिख सकते हैं, C/D कैरी डाउन, B/D ब्रॉट डाउन, यानी C/D एंडिंग बैलेंस, B/D ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ कितना लिख लेंगे, 8,55,000, जो C/D की वैल्यू आ गई होगी यहाँ पे वो B/D की बन जाएगी। आप सेम फर्स्ट ईयर की तरह यहाँ लिख लेंगे 8,55,000, और यहाँ पे भी हम यही वैल्यू लिख लेंगे 8,55,000। फिर यहाँ लिख लेंगे 31 दिसंबर। वंस अगेन सेकेंड ईयर के हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास सोफा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि सोफा मेथड का मतलब कि हर साल हम ओरिजिनल वैल्यू पे लेंगे 5%। अब ये दूसरे साल की वैल्यू ये है, लेकिन हम इस पे चार्ज नहीं करेंगे बल्कि ओरिजिनल पे ही लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 9 लाख है, तो फिर से 9 लाख को मल्टीप्लाई 5/100 करेंगे तो वंस अगेन हमारे पास 45,000 की वैल्यू आ जाएगी। यानी 2 सालों बाद, पहले साल बाद जो वैल्यू कम हुई थी 45,000, नेक्स्ट ईयर भी कितनी वैल्यू कम हो रही है, 45,000, क्योंकि सोफा मेथड है, और सोफा मेथड में हम हमेशा ओरिजिनल पे डिप्रिसिएशन लेते हैं। अब जो हमने 9 लाख पे ले लिया, लेकिन ये 45,000 की वैल्यू आ गई है, वो माइनस हमने इसी में से करनी है। अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 8,10,000 वैल्यू बच जाएगी, और इसको हम फिर से क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। यानी 2 साल बाद बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह गई है। अब थर्ड ईयर के लिए हम यहाँ वंस अगेन लिख लेंगे 1 जनवरी, और फिर से क्या लिख लेंगे, बैलेंस B/D। जो सेकेंड ईयर का एंडिंग बैलेंस है वो इस साल का थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 8,10,000। उसके बाद फिर से पहले 2 सालों की तरह यहाँ लिख लेंगे 8,10,000, और यहाँ भी क्या लिख लेंगे, 8,10,000। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लेंगे 31 दिसंबर, और यहाँ फिर से क्या लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, फिर से हम 9 लाख पे लेंगे, इस पे नहीं लेंगे बिकॉज सोफा मेथड है। यानी सोफा मेथड में हर साल जो आपने डिप्रिसिएशन लेनी है
वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू बिल्डिंग की 9 लाख है। तो मैं बार बार यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, बल्कि हमें पता है सोफा मेथड है, तो जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की वैल्यू है डिप्रिसिएशन की 45,000, हम वंस अगेन वही लिख लेते हैं 45,000, बिकॉज जब हम यहाँ पे 9 लाख मल्टीप्लाई फिर से 5/100 करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, इस तरह अपना टाइम बचाइएगा ड्यूरिंग पेपर। अब इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो वैल्यू बचेगी वो 7,65,000, 7,65,000, और इसको हम नाम क्या देंगे, बैलेंस C/D। उसके बाद जो थर्ड ईयर के बाद C/D की वैल्यू है वो फोर्थ ईयर के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 1 जनवरी, और नाम क्या देंगे, बैलेंस B/D। वो जो एंडिंग बैलेंस है यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद फिर से अब फोर्थ ईयर के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 7,65,000, यहाँ पे भी हम यही लिख लेंगे 7,65,000, यहाँ फिर से लिख लेंगे 31 दिसंबर। अब ये फोर्थ ईयर, ये चौथा साल है हमारा कि हम बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिसिएट कर रहे हैं। यहाँ फिर से हम क्या लिख लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, और वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 45,000। ये स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है, बिकॉज ये सोफा मेथड है, और सोफा मेथड में हर साल हम जो डिप्रिसिएशन लेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू पे लेंगे, तो फिर से कितनी आ जाएगी, वही 45,000 जो अभी तक 3 सालों में आई हुई है। लेकिन इस 45,000 को माइनस किस में से करेंगे, इसमें से, तो हम 7,65,000 में से माइनस कर देंगे 45,000, तो हमारे पास जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम नाम क्या देंगे, बैलेंस C/D। जब इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू ऑलमोस्ट 7,20,000 बच गई है। ये 4 सालों बाद बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह गई है, लास्ट ईयर हमसे वो 5 साल का पूछ रहे थे। अब जो फोर्थ ईयर के एंड में ये बैलेंस C/D एंडिंग बैलेंस है वो 5वें साल के लिए यहाँ हम लिख लेंगे 1 जनवरी, और बैलेंस B/D ओपनिंग बैलेंस 5वें साल के लिए ये जो एंडिंग बैलेंस है फोर्थ ईयर का वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग 7,20,000 हम लिख लेंगे। अब इसी अमाउंट को हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 7,20,000, और यहाँ पे भी हम कितना लिख लेंगे, 7,20,000, और यहाँ हम लिख लेंगे 31 दिसंबर, क्योंकि हमारे पास डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम हर साल जनवरी और दिसंबर लिख रहे हैं। अब फिफ्थ ईयर यहाँ क्या लिख लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से कितनी वैल्यू आएगी, वही 45,000 जो पहले 4 सालों में आई है, क्योंकि ये सोफा मेथड है। तो हम यहाँ कितना लिख लेंगे, 45,000। नहीं तो आप हर साल कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन किस पे लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 9 लाख पे हर साल आप इस तरह 5% लेते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर से 45,000 वैल्यू आ गई है। अब इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, यानी आप कैलकुलेटर में लिख लेंगे 7,20,000 माइनस 45,000, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6,75,000, और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। बैलेंस C/D 5वें साल के बाद हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू बच गई है वो है 6,75,000 यानी 6,75,000, और हमसे वो 5 सालों का ही बिल्डिंग अकाउंट पूछ रहे थे। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।